हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट जो है उसको 6 कैटेगराइज में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 14 से लेकर फ्रेंड्स 32 तक जो है 6 कैटेगरीज हैं और इसके आगे के जो 33, 34 और 35 आर्टिकल उसके बाद आते हैं और इससे पहले 14 से पहले आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी आते हैं और ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड 12 टू 35 आर्टिकल आते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो है इसको मैंने अपलोड कर दिया, उसमें इंट्रोडक्शन थी और इंट्रोडक्शन के साथ ही फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे इमरजेंसी प्रोविज़न है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लागू रहते हैं नहीं रहते हैं, आर्टिकल 352, 356 क्या है, 358, 359 जो है उन आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल का क्या लेना देना है। तो वो एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स पहले आप उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद ही इसे कंटिन्यू कीजिए। वो लेक्चर भी जो है प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट की अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हो। पंचायत राज सिस्टम को हम कवर कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन को हम कवर कर चुके हैं और कंप्यूटर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है आपके स्पेशली अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के लिए उसके भी 3 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं। तो फ्रेंड इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। इन सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर द नॉलेज रेस और सेम लोगो जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर फ्रेंड मैं डिफरेंट पीडीएफ प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आर्टिकल 12 जो आर्टिकल है फ्रेंड्स वो किसको डिफाइन करता है, वो करता है स्टेट को। फ्रेंड्स जिस स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वो तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उन सब के लिए जो एक एक पॉइंट जो है समझने की ज़रूरत है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिएगा कि स्टेट जो है वो अंडर आर्टिकल 12 जो है वो क्या है और किस चीज़ की डेफिनेशन है, क्या वो डिफाइन करती है। और फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में आते हैं और पहला आर्टिकल जो है वो 12 है, तो वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट के अंदर फ्रेंड क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट जो उसका है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फ्रेंड्स हमारी जो भारत की सरकार है और वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वहाँ पे हमारे लॉ जो है वो बनते हैं और हमारी भारत की जो सरकार है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। तो पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूँ ये क्या है। तो सेकंड जो है फ्रेंड, जैसे फर्स्ट है ऐसे ही सेकंड जो है वो स्टेट से डील करता है। स्टेट का जो हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जैसे स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, पहले स्टेट थे अब तो यूनियन टेरिटरी है, पंजाब है, हरियाणा है, जो सारी स्टेट्स हैं। तो स्टेट के साथ भी वो सेम चीज़ लागू स्टेट के ऊपर भी होती है, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स लोकल अथॉरिटी तो हमारी थर्ड टाइप की गवर्नमेंट आती है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं या फिर पंचायत आती हैं। इसके साथ ही अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह है तो ये सारा जो है वो स्टेट की कैटेगरी में आता है। वो कैसे, जहाँ इसके साथ ही जो स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC, दिस स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी जो होता है वो होता है एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको लाया जाए और बोथ हाउस से उसे पास कर लिया जाए और एक सिंपल मेजोरिटी से एक्ट को लाया जाए, तो उसे हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है फ्रेंड्स वो 368 आर्टिकल के अंडर होता है। वहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया है कि हमें आर्टिकल 368 के अंडर जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना है। तो उसके लिए हमें जो है 2/3 मेजोरिटी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होती है और 50% जो है वो स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो उसे हम इस कैटेगरी में नहीं आता है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सिंपल एक्ट से, सिंपल मेजोरिटी से कोई पार्लियामेंट से किसी भी एक्ट को जो है पास कर लिया जाए। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो वो भी एक सिंपल एक्ट से बनाया, उसमें 368 को अमेंड नहीं किया गया। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है फ्रेंड्स, जैसे हमारी भारत की सरकार है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ ही जो है बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो पार्लियामेंट के बाहर कहीं बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और एक कोई एक्ट बनाते हैं कि भाई ये चीज़ हमने लागू करनी है।
तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से वो चीज़ पास होके नहीं निकलती है, तो उसे हम जो है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो जैसे हमारी फ्रेंड्स LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारी जो है इसी की कैटेगरी में आती हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स अभी जो स्टेट के जितने भी आपने 4 पॉइंट देखे, ये क्या है, दस एक्शन ऑफ दिस एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट इफ दे वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर ये जितने भी ऑर्गन हमने हम भी देखे, हमारी भारत की सरकार है जहाँ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, स्टेट की सरकार है उसका एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, और थर्ड नंबर पे अगर लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपलिटी है, पंचायत है, जिस सारी की सारी एजेंसीज कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करती हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इफ एनी प्राइवेट एजेंसी और बॉडी वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। फ्रेंड्स देखिए, कोई अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो और वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं, तो वो भी जो है 12 की कैटेगरी में आएगी, आर्टिकल 12 की, तो उसके अगेंस्ट भी आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो। इन सिंपल अगर हम समझें तो आर्टिकल 12 जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गन स्टेट का, सेंटर का, जहाँ इवन कि कोई एजेंसीज है, अगर वो आपके लिए लॉ बनाती है और वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को हर्ट करते हैं, वायलेट करते हैं, तो यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट। तो नेक्स्ट फ्रेंड आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। मतलब कि जितने भी लॉ, अभी हमने आर्टिकल 12 के अंदर देखा कि जितने भी लॉ जो सरकारें बनाती है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, तो अंडर आर्टिकल 13 जो है वहाँ पे उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, उसको वाइड करार दिया जाएगा, यानी वो लॉ जो है नल एंड वाइड, उसका कोई मतलब नहीं है, वो लागू नहीं होगा। तो ओवरऑल जो है आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है कि जो भी एक्ट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, चाहे वो सेंट्रल की पार्लियामेंट ने बनाया है, जहाँ फिर इवन के हमारी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, अगर हमारी भारत की सरकार जहाँ स्टेट की गवर्नमेंट बैठती है, कोई ऐसा एक्ट, जहाँ कोई ऐसा ऑर्डिनेंस, वो यानी ऑर्डिनेंस तो गवर्नर से प्रेसिडेंट लागू करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 जो पावर मिली है फ्रेंड्स, और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 जो पावर मिली है, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लिख लीजिएगा। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अंडर आर्टिकल 32 लेगा और हाई कोर्ट जो है 226 लेगा। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेंगे, अगर वो लॉ जो है वो पार्टिकुलर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो यहाँ पे जो है रिट होंगी अंडर आर्टिकल 32 फ्रेंड्स। 5 टाइप्स की रिट होती हैं, जो हम जब आर्टिकल 32 को डिस्कस करें तो उसमें डिटेल में 5 पॉइंट को देखेंगे, और वही 5 जो पॉइंट हैं वो अंडर आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को पावर मिली है। तो दैट कैन बी डिक्लेयर एज लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ जो है स्टेट या सेंटर बनाती है, वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226 जो है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लेके उस लॉ को क्या करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार देंगे, वो लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 जो है वो डिस्क्राइब करता है परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। जहाँ तो हमारी भारत की पार्लियामेंट, जहाँ तो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर अगर परमानेंट लॉ को बनाती है, उसके बाद टेम्पररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जो होता है फ्रेंड्स वो अगर इंडिया से देखें हम तो प्रेसिडेंट इशू करते हैं, अगर स्टेट से देखें अगर हम तो वो गवर्नर इशू करते हैं, तो इसकी टोटल जो वैलिडिटी होती है वो फ्रेंड्स 42 डेज होती है सारी, यानी 6 वीक। तो ये भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आया कि ऑर्डिनेंस जो है कितनी देर वैलिड रहता है, तो वो 42 डेज रहता है, यानी 6 वीक उसकी वैलिडिटी होती है।
तो अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जो है पास किया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जहाँ ऐसा एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर से बनाया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जहाँ फिर स्टैट्यूटरी, अभी तो हमने देखा कि स्टैट्यूटरी जो होता है एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनाई जाती है कोई भी बॉडी, इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो भी आपके फंडामेंटल राइट को जो है किसी भी जहाँ नोटिफिकेशन से जो है जहाँ फिर बाय लॉ और रेगुलेशन से अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जहाँ फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ द लॉ, देखिए कई बार होता है कि कस्टमरी लॉ, बहुत सारे अगर हम विलेज एरिया में देखें या रिमोट एरिया में देखें तो आज भी पुराने लॉ जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। भाई वो बुजुर्ग ऐसा कहते थे, हमारे जो है प्रीडिसीजर दादा परदादा वो ऐसा किया करते थे, यहाँ पे छूत छात होती थी, इस तालाब से इकट्ठे पानी नहीं भर सकते थे, जहाँ इस नल से पानी नहीं पी सकते, जहाँ एक जगह जो है इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खा सकते थे। तो आज भी आप रिमोट एरिया में जो है अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के ऊपर जहाँ फिर रिलीजन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसे भी लॉ कोई हैं जो कस्टमरी लॉ हैं, अगर वो भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो वो भी जो है आर्टिकल 13 की कैटेगरी में आते हैं, आप उनके लिए भी कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। तो नेक्स्ट फ्रेंड आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 जो आता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इसके साथ ही आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो फ्रेंड्स दो अलग अलग कैटेगरी के जो सेंटेंस हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और जो दोनों को मिलते हैं, सिटीजन्स को भी मिलते हैं और फॉरेनर को भी मिलते हैं। फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड में मैं आपको एक चार्ट बना के बताऊंगा कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं और कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दोनों को मिलते हैं, चाहे वो इंडिया के लोग हों चाहे वो बाहर के लोग यहाँ पे हों, तो वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट इसका पार्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब फ्रेंड्स टेकन फ्रॉम द ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट कैसे है फ्रेंड्स? ये आपको ये पूछा जा सकता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है और ये कहाँ से लिया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो नेगेटिव कंसेप्ट है, क्यों फ्रेंड्स? नो पर्सन वेदर रिच हाई और लो ऑफिशियल और अनऑफिशियल इज अबव लॉ, क्योंकि जो स्टेट के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन लगाता है, एक उनके ऊपर जो पाबंदी लगाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सरकारी आदमी है, या फिर कोई ऐसे है ऑर्डिनरी है, तो वो लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ ही सबसे ऊपर है। दूसरा जो है फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो पॉजिटिव कंसेप्ट है जी। पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों है फ्रेंड्स? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल्स अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए फ्रेंड्स अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, क्योंकि सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, यानी मैं भी हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा भी है, अगर मैंने कोई गलत किया है और उसने भी गलत किया और उसकी और मुझे जो है सेम ट्रीट मेरे साथ और उसके साथ किया जाएगा। यानी अगर उसने कुछ गलत किया है और मैंने नहीं किया है तो हम दोनों को जो है एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको सज़ा होगी और मुझे नहीं होगी। एक एग्जांपल है इस तरीके की, अभी तो लिखा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी एक जैसे सर्कमस्टेंसेस में दो लोग हैं तो उनको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं की जाएगी। तो ये जो है सेकंड पार्ट जो है इसका पॉजिटिव कंसेप्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 361 आर्टिकल जो फ्रेंड हमारा है वो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ एक्सेप्शन देता है। वो क्या देता है, आइए उसको देखते हैं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। देखिए फ्रेंड्स प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे जो भी उन्होंने काम किया है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जहाँ उनकी पावर, जहाँ उनकी ड्यूटी के ऊपर। सेकंड जो है नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। देखिए फ्रेंड्स गवर्नर जो हमारे होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट किए जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो हमारा है उनकी इलेक्शन होती है। तो जो जब तक भी ऑफिस में हैं उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस जो है उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। तो तीसरा जो है नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट, यहाँ पे फ्रेंड्स अरेस्ट लिखना है आपने, अरेस्ट और इम्पीचमेंट इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस।
अगर जब तक वो ऑफिस में है तो कोर्ट उनको इम्पीचमेंट नहीं कर सकता, कोर्ट उनको हटा नहीं सकता। वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग से एक पूरा प्रोविज़न है कि उनको कैसे हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट होता है कि उनको उनके ऑफिस से हटाना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा एक प्रोविज़न है कि किस तरीके से उनको हटाया जाएगा। तो वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इनको हटाया नहीं जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शंस आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ओनली का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो ओनली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो 5 जो चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीज़ों के ऊपर सरकार जो है आपके साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तो ये आर्टिकल 15 जो है ये प्रोवाइड करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है फ्रेंड, उसको देख लेते हैं। द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के अंदर भी, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, इवन के पंचायत के अंदर भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो है वो वुमेन की रिजर्व्ड है। तो ये जो है रिजर्वेशन वुमेन को मिलती है, और चिल्ड्रन को भी आपको पता है कि 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसके बाद 8th के बाद 9th और 10th का बच्चा बोले कि मुझे भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दो, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, वो सरकार इनको इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। तो वहाँ पर ये 5 चीज़ें जो है लागू नहीं होंगी। नेक्स्ट जो है, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अगर कोई भी हमारे यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है सरकार जो है कुछ स्पेशल प्रोविज़न रख सकती है। उनको स्पेशल, जैसे हमें भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी देखो RBI मिलता था, तो रिजर्व बैकवर्ड एरिया में कुछ उनको जॉब में भी मिलता था, एजुकेशन में भी जो है कहीं ना कहीं उनको जो है कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती थी। तो ये जो जितना भी है, जो स्टेट इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है काम कर सकती है, जहाँ पे ये चीज़ आर्टिकल 15 लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी की बात जो है वो करता है। तो यहाँ पे भी वही 5 चीज़ें जो अभी आर्टिकल 15 के अंदर हमने देखी, तो वो 5 के साथ इनको 2 और इसमें ऐड कर लिए, वो है डिसेंट एंड रेजिडेंस। तो स्टेट जो है इन 7 चीज़ों के ऊपर जो है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इन एलिजिबल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ, ये जो 7 पॉइंट्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, जहाँ फिर आपका ये भी कास्ट का स्पेलिंग फ्रेंड ठीक कर लेना आप, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, इनके ऊपर सरकार जो है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकती है। तो ये है पूरा का पूरा 16 आर्टिकल जो आपको अपॉर्चुनिटी की और एम्प्लॉयमेंट में जो है मौका देता है, वो बराबर का मौका आपको देता है। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और क्लास बाय क्लास जो है मैंने इनको डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी रिकमेंडेड बुक आप उठा के देख लो, आपको क्लास बाय क्लास नहीं मिलेगा। इवन कि लक्ष्मीकांत मोस्ट रिकमेंडेड बुक है सिविल सर्विस इंडियन पॉलिटिक्स की, तो उसके अंदर भी ये जो है पॉइंट्स जो है सबसेक्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको पढ़ाना जो ज़रूरी समझा, क्योंकि एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इसमें से क्वेश्चन देखा है। 16 आर्टिकल के सबसेक्शन से उन्होंने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था, तो जो सबसेक्शन 3rd है इसकी, उससे क्वेश्चन था, तो उसको भी देखते हैं। तो अब इसको क्लास बाय क्लास हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 क्लासेस आते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या है। 16(1) ये करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान, सबको एक बराबर मौका जो है किसी भी स्टेट जो हमने पहले 5 फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो हमने आर्टिकल 12 के अंदर जो है डिस्कस किया। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जहाँ भी इवन पंचायत और म्यूनसिपलिटी है, तो सबके अंदर जो है वो सबको अपॉर्चुनिटी एक समान मिलती है। दूसरा, इसके सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहती है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन 7 फैक्टर के ऊपर सरकार जो है, अभी जो हमने डिस्कस किया, तो इन 7 फैक्टर के ऊपर सरकार आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट और 3rd जो है रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। देखिए फ्रेंड्स, 3rd के अंदर यही क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में JKSSB ने पूछा था किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो तो ज़्यादा नहीं रहा मुझे कौन सा पेपर था, पर रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, देखो सरकार चाहे ना तो यहाँ पे सबको एक समान मौका तो मिलता है, लेकिन जहाँ एक्सेप्शन ये है कि रेजिडेंट्स के ऊपर सरकार जो है वो किसी को रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में RBI पहले लागू था, अब आगे होगा कि नहीं होगा वो तो फ्रेंड्स पता नहीं,
पर इससे पहले का जो था वो आरबीआई यहाँ पे लागू था, रिजर्व बैकवर्ड एरिया, तो रेजिडेंट्स के बेस के ऊपर जो है यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती थी। तो ये सरकार जो है इसके रिलेटेड कोई भी एक्ट जो है वो ला सकती है, उसकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद 4 जो है, पावर ऑफ द स्टेट टू रिजर्व सम पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससी एंड एसटीज। तो आपको पता है कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलती है, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए सबसेक्शन 4 जो है 16 की, तो वो लागू है। तो सरकार इनके अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन जो है इनको दे सकती है, वो वायलेशन नहीं होगी। आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 में हुआ फ्रेंड्स। तो ये क्या था, एडिड, इसने एक और पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया फंडामेंटल राइट में, वो 4(a) को कर दिया इसने 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। वो क्या था, अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होगी, यानी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन जो है वो मिलेगी। उसके बाद 16(4)(b) जो है 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2000 में। तो इसने क्या किया, वैलिडेशन ऑफ सीलिंग लिमिट एक्सीडेड टू 50%। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला एक्ट था ये जो, तो इसके अंदर ये था कि एससी और एसटी, जैसे एससी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एससी के लिए सीट्स रिजर्व हैं, एक साल नोटिफिकेशन निकली 10 पोस्टें एससी को दे दी, लेकिन 10 में से क्या हुआ कि 10 कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं उन्होंने किया, तो पोस्टें वेकेंट रह गई। अगले साल अगर फिर 10 निकलती हैं तो पीछे वाली 10 भी ऐड हो जाएंगी, तो 20 जो एससी को मिलेंगी। उसके बाद अगर 10 निकली तो अगर वो भी 20 पिछली भी वैकेंट है तो आगे वाली 10 भी तो 30 हो जाएंगी। तो जानी पूरा का पूरा एक्ट जो है वो ये कहता है कि मंडल कमीशन, आप याद रख लीजिए, वैन 27% रिजर्वेशन दी थी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो वो भी इसी के ऊपर है, तो वो आपको याद रखना है। तो 50% एक्सीड नहीं करनी चाहिए थी रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे ये था कि वो बैकलॉग जो चलती आ रही थी पोस्टें, वो भी ऐड होते होते 50% एक्सीड कर रही थी। तो सरकार ने ये किया कि एक अमेंडमेंट की, पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आए, 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सीलिंग, जो उनकी सीलिंग लिमिट थी 50% से भी अगर ऊपर रिजर्वेशन मिल रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और आपके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन नहीं है। तो फिफ्थ जो पार्ट था फ्रेंड्स ये था कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वो क्या कर रहा है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर वो पार्टिकुलर उसी पार्टिकुलर किसी रिलीजन का है, तो अपना उनका ऑफिस है, वहाँ पे कोई अपनी वो पोस्टें जनरेट करते हैं, तो वो पार्टिकुलर उसी रिलीजन के लिए रखते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 16 जो है लागू नहीं होगा। कोई यहाँ पे कोर्ट में ये नहीं जा सकता कि उस पार्टिकुलर रिलीजन ने अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में ये जो है पोस्टें क्रिएट की और वहाँ पे बाकी वालों को जो है मौका नहीं दिया, तो ये उसकी वायलेशन नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 17 जो है फ्रेंड वो ये डिफाइन करता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे इंडिया में आपको पता है कि अभी तक भी जो है छूत-छात का बहुत ही एक रिवाज है, तो पुराने समय से जो चलता आ रहा है, अनटचेबिलिटी होता है छूत-छात के, जो उस धर्म के, जहाँ उस मज़हब के, जहाँ उस जाति के इंसान ने इस गिलास को टच कर लिया, जब प्लेट को टच कर लिया, जब पानी को टच कर लिया, जहाँ किसी खाने वाली चीज़ को टच कर लिया तो मैं उसको नहीं खाऊंगा। तो ये छूत-छात जो है पुराने समय से चलती आ रही है। तो आर्टिकल 17 जो है वो क्लियर ये डिफाइन करता है कि कोई भी अगर आपके साथ अनटचेबिलिटी करता है तो वो एक ऑफेंस है और वो एक क्राइम है, उसको एक पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो क्या क्या है उसको देखते हैं, क्या क्या जो है डिक्लेयर फॉलोइंग एक्ट एज ऑफेंसेस जो है आर्टिकल 17 के अंदर आते हैं। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन्स फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, जहाँ सब लोग जाके पूजा अपनी करते हैं, तो धर्म के हिसाब से, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर वहाँ पे कोई भी आपको रोकता है एंटर करने के लिए तो वो आपके आर्टिकल 17 का जो है वायलेशन होगा। अगर ये कह के रोकता है कि आप इस जाति धर्म के हो तो आपको जहाँ पे आने की आज्ञा नहीं है। नेक्स्ट जो है जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसफिकल और अदर ग्राउंड्स। अगर कोई जो अनटचेबिलिटी को जो डिफाइन करने की कोशिश करता है कि जो मैंने छूत-छात की वो हमारे भाई पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी करते थे तो हमने भी की, और फिलोसफिकल भाई वो करते थे तो हमने भी की, उसका कोई तर्क तो है नहीं है, तो अदर ग्राउंड्स के ऊपर तो वो भी एक क्राइम होगा। और डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ पे भी अगर आपको जाने से रोका जाता है कि आपके धर्म या जाति के ऊपर, तो वो भी एक ऑफेंस है। तो इंसल्टिंग ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, अगर शेड्यूल कास्ट से भी कोई बिलोंग करता है और उसको इंसल्ट की जाती है ये कह के कि तू इस शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आता है, और उसके साथ अनटचेबिलिटी की जाती है, तो वो भी एक ऑफेंस है। और रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी को ये कह के रोका जाता है कि आप उस धर्म जाति के हो, तो ये भी एक ऑफेंस है। रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर्ड सर्विस टू एनी पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंसान
वो किसी पार्टिकुलर धर्म या किसी जाति से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको कोई भी इंसान अगर कोई भी जैसे किसी शॉप पे जाता है तो उसको कोई सामान नहीं देता है, सिर्फ ये कह के कि मैं मतलब तू इस दुकान के अंदर नहीं आ सकता, तू जाति से है, तो मैं तेरे को कोई भी चीज़ जो है बेचूंगा नहीं, तो ये भी एक ऑफेंस है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 17 कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे जो है एक पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट फ्रेंड आर्टिकल 18 और लास्ट आर्टिकल इस वीडियो का, आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिश टाइटल मेक फॉर प्रोविजन इन दिस रिकॉर्ड। आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिश करता है टाइटल, वो टाइटल जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को दिए गए थे। जैसे सिर्फ अभी जो मतलब जिनको अभी भी लागू है, तो वो कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के ऊपर अगर कोई भी आज भारत सरकार जहाँ देती है टाइटल तो वो सिर्फ लागू हैं, अदरवाइज बाकी वाले जो हैं तो वो लागू नहीं है। ऑन एनीबॉडी वेदर ए सिटिजन और ए फॉरेनर, चाहे वो बाहर का कोई है, आउट ऑफ कंट्री है या फिर इंडिया का है, तो ये जो है लागू यहाँ पे नहीं होंगे। तो वो क्या क्या है इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। इट प्रोहिबिट ए सिटिजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। इन भारतीयों को जे रोकता है जे आर्टिकल कि किसी दूसरे देश से आप किसी भी टाइटल को गेन नहीं कर सकते। टाइटल मीन्स कैसे राय बहादुर, महाराजा, इस तरीके से आप टाइटल नहीं गेन कर सकते हो। और ये जो पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ए फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, यानी इंडिया के अंदर कोई अगर सरकारी काम कर रहा है यहाँ पे, तो अंडर द स्टेट अगर वो जॉब कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को मतलब यहाँ से भी उसे इनकम हो रही है, तो उस ऑफिस को अगर उसने गेन करके रखा है तो कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट, से वो टाइटल को गेन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना। तो नेक्स्ट फ्रेंड, ये कौन कौन से टाइटल थे जो पहले दिए जाते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाते थे, और ये थे जैसे महाराजा हो गया, राय बहादुर हो गया, राय साहब हो गया, दीवान बहादुर हो गया। और ये जो टाइटल थे इनको स्पेशल अधिकार दिए जाते थे, जो एक प्रिविलेज्ड सेक्शन में आते थे, और इनको स्पेशल अधिकार दे के बाकी वालों से अलग किया जाता था, यानी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होता था। वो दो इंसान जो है एक ही कैटेगरी के, वो यहाँ पे सेम उनको ट्रीट नहीं किया जाता था अगर उनके पास ये टाइटल थे। तो ये जो है कॉलोनियल टाइम पे दिए जाते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाते थे, और अंडर आर्टिकल 18 जो है इनको सबको खत्म कर दिया गया। और 1996 में क्या हुआ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, जैसे भारत रत्न आज भी मिलता है, पद्म विभूषण आज भी मिलता है, पद्म भूषण भी मिलता है, और पद्मश्री जैसे ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये आज इंडिया में लागू है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करते, जो वायलेट नहीं करते हैं, तो इनको भी जो है भारत सरकार अभी भी देती है। इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 18 के अंदर ये नहीं आते हैं। दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटीज, जो पुराने ज़माने में जो दिए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा, सिर्फ उन्हीं का ये जो है हनन करता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो वैल्यूएबल नॉलेज जो है उन तक भी पहुँचे। और जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।